हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.35 जिसमें वो कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम विद गियर्स, यानी कि दिए गए रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम जो कि गियर्स के साथ है, आपने उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है जी ऑफ एस इज इक्वल टू थीटा 3 एस आवर टॉर्क ऑफ एस। ठीक है, तो ये मैं गियर सिस्टम को पहले भी एग्जांपल्स में बच्चों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूंगा तो काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन नहीं लेनी। जैसा कि आप जानते हैं हमारे मोटरसाइकिल, जो जो बच्चा मोटरसाइकिल चलाना जानता है उसको तो पता ही होगा कि गियर करता क्या है। जैसे जैसे हम गियर मतलब कि देखें, फर्स्ट गियर में क्या होगा, फोर्स ज़्यादा होगी जबकि वेलोसिटी कम होगी। यानी कि अगर आपने चढ़ाई चढ़नी है ना, कि कोई स्लोप आ गई है, कोई चढ़ाई आ गया, कोई ढलान आ गई है, तो आपने जब उसके ऊपर आप मोटर बाइक को चलाना तो आप कोशिश करते हो कि वो फर्स्ट गियर पे हो, क्योंकि फर्स्ट गियर पे क्या होता है, उसकी फोर्स ज़्यादा होती है, वेलोसिटी कम होती है, मतलब स्पीड कम होती है। तो फोर्स ज़्यादा होने से ये है कि वो बाइक बंद नहीं होगा, आपको पूरी फोर्स के साथ वो क्या करेगा, चढ़ाई पे चढ़ा देगा। यानी कि गिरने के चांसेस बहुत कम होंगे। अदरवाइज क्या होता है, कभी कभार जब शुरू शुरू में बच्चे होते हैं ना, जो जिनको भी नई नई कह लें कि नए नए तौर पे बाइक पकड़ा दिया जाता है, लो जाके चलाओ, तो वो क्या करते हैं, वो ढलान पे जाके तीसरे चौथे गियर में ना मोटर बाइक को चढ़ा रहे होते हैं जाके। तो क्या होता है जी, आधे रास्ते में ही बाइक बंद होता है और वहीं पे उनका मोटर बाइक गिर जाता है और वो भी जख्मी हो जाते हैं। तो ये एक यहाँ पे कंडीशन होती है गियर सिस्टम की। तो इतना ज़्यादा गहराई वाली बात को नहीं है इसमें गियर की, हमारे टॉपिक में, हमारा टॉपिक इतना इससे रिलेट नहीं करता, लेकिन आपको समझ आ जाएगा। तो देखो बच्चों, असल में हम बस गियर का ना एक कंसेप्ट ही होगा, टेंशन नहीं लेनी। वो देखें, वो कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम्स विद गियर्स, यानी कि दिए गए रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम जो कि गियर्स के साथ दिए गए, ये आपके सामने वो शेप है। ठीक है जी, तो हमने निकालना है थीटा थ्री ऑफ एस। तो देखें थीटा 3 जो है वो यहाँ पे आके मेंशन है। तो हम पता है क्या करेंगे बच्चों, जहाँ पे मतलब कि हमें आउटपुट चाहिए ना, हमारा आउटपुट एंगल पड़ा हुआ है, आपने वो देखना आउटपुट एंगल आपका कहाँ पड़ा हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो पड़ा हुआ है इस तीसरी जगह पे, यानी कि इन सब गियर्स से गुजरने के बाद आके आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो आपने पता है क्या करना है, इन सब चीज़ों के ऊपर गियर का टर्म अप्लाई करके इन सबको इसके काबिल बनाना। मतलब कि ये ऐसे ही है बच्चों कि ये फर्स्ट गियर था, जो ही हमने गियर लगाया हम दूसरे गियर में आ गए, फिर हम तीसरे गियर में आ गए, तो तीसरे गियर में हम आके अब अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे होगा, तो देखें ये काफ़ी सिंपल है बच्चों। आपने पहले तो एक शेप ड्रा कर लेनी है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट आएगा एक। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट में क्या क्या चीज़ें होगी ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये देखें। ये पहले आ गई जी हमारी दीवार, तो देखिएगा बच्चों, आपने पहले देख लेना आपके सर्किट के अंदर क्या क्या चीज़ है। एक तो देखो इसमें J1 पाया जा रहा है, यानी कि इसमें एक तो आ गए इनर्शिया, यानी कि बॉडीज आ गई। उसके बाद इसमें डैम्पर हैं सारे, D1 D2 D3 D4 D5, के नहीं है, मतलब कि स्प्रिंग इसमें नहीं पाया जा रहा। तो बस दो चीज़ें आपने इसमें ड्रा कर देनी है। देखें मैं आपके सामने ड्रा करूंगा, कोई चीज़ आपसे छुपाई नहीं जाएगी। आपने ना इसमें एक बच्चों बॉडी ड्रा करनी है इनर्शिया की। ठीक है, इस डायग्राम में ये इक्विवेलेंट डायग्राम है, और एक इसमें आपने डैम्पर ड्रा कर देना, मतलब जो आपकी शेप में एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें उनकी एक एक टर्म प्रेजेंट करने के लिए ड्रा कर देनी है इस तरह से। अब ये है क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखें, अब आप इसको नाम दोगे डी इक्विवेलेंस, यानी कि ये ऑल डैम्पर्स का यहाँ पे इक्विवेलेंस है। ये है जे इक्विवेलेंस, यानी कि सब इनर्शियाज का टोटल। उसके बाद यहाँ पे होगा टोटल जो टार्क यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। अब टार्क टार्क भी बच्चों देखो, टार्क भी हमें वहां से उठा के लाना पड़ेगा। ये थीटा तो एज इट एज है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम थीटा जो हमारी आउटपुट है ना वो तो अपनी जगह पे कायम है, क्योंकि हमने आउटपुट की तरफ सब चीजों को उठा के लाना, ना कि इसको उठा के कहीं लेके जाना है। तो थीटा तो यहाँ पे है, लेकिन वो जो टार्क है ना बच्चों, अब हमें पता करना होगा कि उस हमने वहां पे जब रॉड को घुमाया, ठीक है, तो गियर्स के साथ कितना टाइम्स मल्टीपल होके टार्क इस तक पहुंचा, वो चीज जानने के लिए भी आपको मैं बताता हूं। देखें, अब मेरी बात सुनिएगा बच्चों,
आपके ना ये जो गियर सिस्टम और ये जो टॉपिक है ना सारा, इसमें एक ही कंसेप्ट है, ज़्यादातर यही दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। यहाँ तो चीज़ों ने क्या नाम है, नंबर ऑफ टर्न्स रेशो, इसको टर्न रेशो कहते हैं, आपको पता होगा। ट्रांसफार्मर के अंदर आपने पढ़ा हुआ है N2/N1 या N1/N2, कुछ भी कह लो, तो वो टर्न रेशो होता है, नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो, ठीक है। तो होता क्या है, देखें, टार्क हो या आपकी मतलब कि डैम्पर हो या इनर्शिया की बॉडी हो, तो क्या होता है जी, उनके साथ टर्न रेशो मल्टीप्लाई होके आती है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो टार्क जो है ना, टार्क जब यहाँ पे आएगा तो उसे टर्न रेशो के साथ मल्टीप्लाई होके पता चलेगा हमें यहाँ तक कितना टार्क आया। तो यहाँ पे आप जिस तरफ आप टार्क लेके जाना चाह रहे हो ना, उस तरफ की टर्न रेशो ऊपर आएगी। अब देखो मैं लाना चाहता हूँ टार्क को यहाँ नीचे, तो पहले मैं यहाँ से इस यानी कि N1 से N2 की तरफ टार्क को लाऊंगा, तो क्या आएगा मेरे पास टार्क, इस यहाँ पे जो टार्क आ रहा है उसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ, उसका नाम है T1, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया T1। तो क्या मेरे पास बच्चों आ जाएगा, मेरे पास T1, अब देखें T1 है N2 पर, मुझे चाहिए N2 पर टार्क। तो क्या करूंगा मैं, जिस तरफ मुझे टार्क चाहिए ना, यानी कि मुझे आउटपुट साइड पे, यानी कि इस साइड पे टार्क चाहिए, मैं उसकी नंबर ऑफ टर्न रेशो को ऊपर रखूंगा, यानी कि N2 को ऊपर रखूंगा। N2 ऊपर रखा, और जिस तरफ से मैं इस मतलब के टार्क को जनरेट करवाना चाह रहा हूँ वो बटे में आ जाएगी, वो है N1। तो N1 बटे में आ गया, ठीक है। ये चीज है इसका फार्मूला, और साथ में इसका टार्क आ जाएगा। दिस इज फार्मूला, ये ले बच्चों ये तरीकाकार है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब ये तो आया यहाँ पे, यानी कि अभी इस रॉड पे हमारा टार्क आया इतना। अब देखो यहाँ से भी मुझे आगे एक कदम टार्क को लेके जाना पड़ेगा, तो वो टार्क क्या होगा, अब आप समझ गए होंगे, यानी कि जिस तरफ लेके जाना उसकी टर्न रेशो ऊपर रखो और बटे में। अब देखो इतना तो आप समझ चुके हो, इसको भी भूल जाओ। देखो अब यहाँ पे है T1 अप्लाई हो रहा है, ठीक है, इतना तो हम समझ गए, T1 टार्क अप्लाई हो चुका है, हमने जो फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा T1, यहाँ पे अब देखो मैं लाना चाहता हूँ θ3 तक अपना टार्क मालूम करना चाहता हूँ कितना पहुंचता है, तो मैं इसकी रेशो ऊपर रखूंगा, यानी कि N4 ऊपर आएगा और बटे में आएगा ऊपर वाले की रेशो, यानी कि N3, और मल्टीप्लाई हो जाएगा T1 के साथ। यही होगा ना बच्चों, तो बाद में आपने T1 की वैल्यू ही पुट करनी है जो कि आपके सामने ऊपर पड़ी हुई है, तो यही आ जाएगी, यानी कि N2 N1 और साथ में ऐसे टार्क। तो देखो यार सिंपल सी बात है, आपको इतने स्टेप करने की जरूरत नहीं, आप वैसे ही समझ जाओ। देखो टार्क को उठा के लाना इधर तक, तो क्या हुआ, पहले आ गया N2/N1, यानी जब हमने यहां पे लाए, फिर आ गया N4/N3, यानी कि N2 N4/N1 N3 आता है यहां तक लाने के लिए। यही सेम टू सेम बच्चों इनके साथ होता है, मतलब कि ये जो आपके पास इनर्शियाज और डैम्पर्स हैं, ठीक है। देखो अब मैं सबके लिए बारी बारी लिखता हूँ। टार्क के साथ बच्चों देखो सिंपल टर्न रेशो जो है ना वो सिंपल आती है पावर 1 के साथ, लेकिन जो होते हैं ना डैम्पर्स और ये इनर्शियाज और ये स्प्रिंग वगैरह, इनके साथ इनका स्केयर आता है, मतलब होल का स्केयर आ जाता होता है। तो देखो यहाँ पे अब आपने मेंशन कर देना अपना टार्क, क्या कितना टार्क आया आपने, आपके सामने मैंने मालूम किया है। टार्क आता है हमारे पास, देखो मैं लाना चाहता हूँ आउटपुट साइड पे, तो आउटपुट साइड पे N4 है N2 है, पहले तो हम यहाँ पे लाए तो हमारे पास आया, ऐसे 1 बाय 1 देखते जाओ। देखो N2/N1 आया, पहले हम यहाँ पे अपने टार्क को लाए, यानी आ गया N2/N1 साथ में टार्क T, ठीक है। फिर हम यहाँ से इस रॉड से आगे वाले रॉड पे टार्क शिफ्ट करवाने के लिए हमने यहाँ पे जब टार्क को लाना चाहा तो इसकी रेशियो फिर ऊपर आई, N4 ऊपर आया और नीचे N3 आया, और साथ में अपना टार्क आ गया। तो ये फार्मूला आया, यानी इतना टार्क इस तक पहुंचता है, यानी इतनी मतलब कि टर्न रेशो जब मल्टीप्लाई होती है तो इतने टाइम्स, इतने गुना टाइम्स यहाँ तक टार्क पहुंचता है, ठीक है। अब हम जानते हैं जे इक्विवेलेंस कितनी है, तो देखो बच्चों जे इक्विवेलेंस भी आपको समझ आ जाएगी। जे इक्विवेलेंस इज इक्वल टू, जो बच्चों हमारे मतलब कि θ3 पे, मतलब इस रॉड के ऊपर जो मतलब कि इनर्शियाज और डैम्पर्स मौजूद है ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो हम चेंज करना ही नहीं चाहते, वो एज इट एज अपने रॉड पे पड़े हुए हैं। जैसे कि ये J4 है और J5 है, ये एज इट एज अपनी जगह पे कायम है, मतलब ये आपने पहले लिख लेना J4 + J5, यानी इनके साथ कोई गेयर रेशो मल्टीप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ये उसी रॉड पे है जिस रॉड पे हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो रॉड आपको नजर आ रहा है ना बच्चों, ये वाला रॉड है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये वो रॉड है, बस इसमें जे इक्विवेलेंस हमने इसलिए मेंशन किया क्योंकि हमने प्रीवियस वाले सारे इनर्शियाज इकट्ठे करने हैं। देखें अब बात आती है दूसरे इनर्शियाज को क्या होगा। पहले नंबर पे हम देखते हैं J1 को। देखो बच्चों एक J1 वाहिद है, एक ऐसा मतलब कि इसमें इनर्शिया है जिसने दो गुना मतलब के यहाँ पे शिफ्ट होके आना। यार मैं आपको कैसे अब बताऊं, देखो ऐसे बता सकता हूँ, हाँ
देखो पहले J1 और D1 बच्चों जब इस राड पे शिफ्ट होंगे, क्योंकि पहले तो वो फर्स्ट राड पे हैं, ठीक है, फर्स्ट राड से जब ये सेकंड राड पे शिफ्ट होंगे तो क्या होगा, देखो इनके साथ यानी ये जिस साइड पे जाना चाह रहे हैं वो वाली टर्न रेशियो ऊपर आएगी, ये जाना चाह रहे हैं N2 वाली साइड पे, तो N2 ओवर N1 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, N2 ओवर N1, और साथ में क्या आ जाएगा J1 D1, ठीक है, इनके साथ ऐसे ये मल्टीप्लाई होगा, होल का स्केयर होता है, ठीक है, टर्न रेशियो का स्केयर इनके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये चीज याद रखिएगा। अब ये जब इस राड पे आ चुके होंगे फिर ये नेक्स्ट राड पे मूव करना चाहेंगे, तो नेक्स्ट राड पे मूव करने के लिए इन्हें क्या चाहिए होगा, इन्हें फिर से नेक्स्ट राड की रेशियो ऊपर रखनी पड़ेगी, यानी कि N4 ऊपर रखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा इस तरह से, देखो N4 ओवर अपने राड की रेशियो यानी जो कि N3 है इस वक्त, क्योंकि ये दूसरे राड पे आ चुके हुए हैं, तो ये इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई होके आएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज है, यानी ये आ जाएगा, देखो बच्चों N2 N4 ओवर N1 N3 का स्केयर साथ में अपना J1, क्योंकि इसमें सिर्फ हम इनर्शियाज लिख रहे हैं, डैम्पर्स नहीं लिख रहे, ठीक है। और उसके बाद अभी और क्या चीज रह गई है, अभी J2 और J3 रहता है, तो J2 और J3 देखो बच्चों ये दो जो इनर्शियाज हैं ये सिर्फ रॉड 2 पे बैठे हुए हैं, इनको बस हमने एक कदम आगे मूव करवाना है, सिर्फ इनके ऊपर एक गियर अप्लाई होना है, ठीक है। तो एक गियर अप्लाई करने के लिए देखो J2 और J3 इस रॉड पे, हम इसको इस रॉड पे लाना चाहते हैं, तो क्या होगा, इसकी टर्न रेशियो ऊपर आएगी, यानी कि N4 ऊपर आएगा, और बटे में आएगी दूसरे उनकी अपनी टर्न रेशियो जो कि N3 है, और होल का स्केयर आ जाएगा टर्न रेशियो का, क्योंकि मैंने आपको बताया सिर्फ टॉर्क के केस में इसका स्केयर नहीं होता, यानी कि सिंपल होता है, बाकी केसेस में स्केयर आता है। तो स्केयर साथ में इनकी अपनी यानी कि आ जाएंगी ये इनर्शियाज J2 प्लस J3, ये इसका फार्मूला, ठीक है बच्चों। ऐसे ही डैम्पर के केस में डैम्पर इक्विवेलेंस आपने लिख देनी है आगे, जो कि क्या आएगी, देखें 1 बाय 1 सब लिख दें। फर्स्ट डैम्पर इक्विवेलेंस देखें, इसकी अपने जो डैम्पर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं ये तो एज इट एज रहेंगे, क्योंकि इनके साथ तो कोई गियर मल्टीप्लाई नहीं होगा, इनके ऊपर कोई गियर अप्लाई हो ही नहीं रहा, ठीक है, तो ये तो एज इट एज रहे। उसके बाद बात आती है उस डैम्पर 1 की। डैम्पर 1 आप जानते हैं पहले इस राड पे आएगा, जिसकी वजह से रेशियो बनेगी N2 ओवर N1 होल का स्केयर, फिर ये आगे इस राड से नीचे वाले राड पे मूव करेगा तो रेशियो बन जाएगी N2 N4 ओवर N1 N3 होल का स्केयर साथ में D1, जो कि मैं आपको बना के दे चुका हूँ, तो यही इसकी आगे रेशियो बन जाएगी। यानी बच्चों जिस राड से आप मतलब के मूव करवाना चाहते हो ना अपने मतलब के डैम्पर को, जिस राड तक, उस राड तक आपको रेशियो इस तरह से लेनी पड़ेगी बार बार, तो साथ में आ जाएगा आपका D1, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद देखें प्लस, अब देखें अब कौन से रह गए डैम्पर, ये D2 और D3 रह गए, ये राड 2 पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमने इनको राड 3 पे लाना है, तो राड 3 पे लाने के लिए क्या होगा जी, राड 3 की टर्न रेशियो ऊपर आएगी जो कि N4 है, N4 ऊपर आ गया, बटे में आएगी उनके अपने राड की रेशियो जो कि N3 थी, तो N3 ऊपर नीचे आ गया सॉरी, और होल का स्केयर, ठीक है, साथ में आ गया J2 क्या गया हूँ D2 प्लस D3, ठीक है जी, ये आ गया बस। अब ये आपने दोनों प्रेजेंट कर दिया, उसको बता दिया कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, बस आप आगे आपने इसकी इक्वेशन लिखनी है और वो उस फॉर्म में लेके जाना है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था बच्चों कि जितने यानी कि ये ऐसे ही है यार, अब क्या कह सकता हूँ मैं, यार ये ऐसे ही समझ लो कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये इनको फेंका जाता है एक पहाड़ी से ज़मीन पर, ठीक है, और इसको फेंका जाता है एक छत से ज़मीन पर, तो कितना फ़र्क होगा, किसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगी, इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगी, क्योंकि इसे ज्यादा ऊंचाई से नीचे फेंका जा रहा है, ठीक है। और ये जो है ना, इसको छत से फेंका जा रहा है कम ऊंचाई से, तो इसके ऊपर कम फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी, मतलब कि ज्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं ना लग पाएगी ज्यादा देर तक, क्योंकि ये बहुत जल्दी नीचे गिर जाएगा। इसकी ऊंचाई ज्यादा होगी तो ये बहुत देर लगाएगा नीचे गिरने में, तो इसके ऊपर फोर्स बढ़ती जाएगी। जैसे आपको पता हो कि सैटेलाइट्स जब गिरते हैं जमीन की तरफ, जब वो डिस्ट्रॉय होते हैं, तो इतनी स्पीड के साथ आते हैं ना, वो उनको फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। तो यही चीज़ आपको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यानी कि
जो राड 1 पे मौजूद थे ना उनके साथ ज़्यादा टर्न ऑफ रेशियो आए, ठीक है, और जो राड 2 पे मौजूद थे उनके साथ कम टर्न रेशियो आई, यानी कि N4 और N3 सिर्फ आया। और जो राड यानी कि उसी राड पे थे जिस राड पे हम आउटपुट लेना चाह रहे थे वो एज इट एज आए। अब देखें मेरी बात सुने, अगर ऐसा होता θ2 यहाँ पे होता, यानी कि θ3 चले, θ3 इस राड पे होता, ठीक है, इस राड पे, तो इस राड की रेशियोज को हम कुछ नहीं कहते, यानी J2 J3 ये एज इट एज आ जाते, यानी जैसे ये आया J4 और J5। लेकिन ये ऊपर की तरफ अगर मूव करते ना, जिस राड की तरफ आप मूव करना चाहते हैं उसकी टर्न रेशियो ऊपर रखें, बटे में रखें, उसके अपने राड की रेशियो और मल्टीप्लाई करवा दें जो भी आप वैल्यू करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी ज़्यादातर समझ आ गई है। आप इसके फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। देखें इसका फार्मूला क्या आएगा बच्चों, देखो वही तरीकाकार जैसे आगे आप करते होते हो। पहले तो आप इसका अप्लाइड टार्क लिखो। अप्लाइड टार्क क्या है, अप्लाइड टार्क है ये वाला, ये जो अप्लाई हो रहा है वो है N2 N4 ओवर N1 N3 साथ में टॉर्क ऑफ T। चलो अभी टाइम डोमेन में लिखते हैं, बाद में इसको कर देते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप ये भी जानते हो कि किसी भी इनर्शिया का अगर हम सब की टार्क्स लिख रहे हैं, मतलब कि फोर्सेस लिख रहे हैं, ठीक है, तो एक इनर्शिया की फोर्स, एक इनर्शिया के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही होती है बच्चों, वो होती है अपने पास ग्रेविटी की फोर्स, यानी कि F इक्वल टू एम है, लेकिन इसके केस में होता है अपने पास J इक्विलेंस, यानी माइनस में लिखी जाएगी अब, क्योंकि ये रिपल्शन की फोर्सेस है। J इक्विलेंस साथ में आ जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल। एंगल इसका कौन सा बच्चों, θ3, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर माइनस इसी तरह से आप देखें आगे डैम्पर लगा हुआ है, डैम्पर का भी आप जानते हैं क्या फार्मूला होता है, डैम्पर और साथ में डेरिवेटिव ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसके लिए भी θ3 ही है, तो यही आ जाएगा, यानी आ जाएगा D इक्विलेंस। इसमें आपको D इक्विलेंस और J इक्विलेंस पुट करने की जरूरत नहीं है, ये जनरल आपको क्वेश्चन दिया गया हुआ है, तो आप ऐसे भी कर दो तो आपके उस्ताद एक्सेप्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा। अभी आप इसको क्या करोगे, उसमें कन्वर्ट करोगे, इज इक्वल टू 0 हो गया, और इसको लैपलास के जरिए टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करके वो फॉर्म बनाओगे। तो देखो ये N2 N4 ओवर N1 N3 बच्चों यहीं पे रह गया, टॉर्क के साथ हमने इसको कन्वर्ट कर दिया लैपलास के थ्रू फ्रीक्वेंसी डोमेन में। और ये जब दूसरी साइड पे गए J इक्विलेंस इज इक्वल टू, उधर जाके पॉजिटिव हो गया J इक्विलेंस। और आपको पता है जब इसका लैपलास लिया जाता है डेरिवेटिव का, तो डेरिवेटिव की डिग्री के अकॉर्डिंग S की पावर आ जाती होती है, तो 2 इसकी पावर है तो S स्क्वायर आ जाएगा, और θ3 ऑफ S बन जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह से ये भी उधर जाके प्लस हो चुका हुआ है, यहाँ पे डेरिवेटिव की डिग्री 1 है तो ये 1s देगा, और साथ में आ जाएगा D इक्विलेंस और θ3 ऑफ S आ जाएगा, ठीक है जी। अब इन दोनों में से θ3 ऑफ S कॉमन होगा, ठीक है बच्चों, समझो मेरी बात को, θ3 ऑफ S कॉमन होगा, और इनके अंदर जो भी आएगा वो उधर बटे में चला जाएगा, और टार्क उधर इधर आ जाएगा, तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी। देखें जो फॉर्म बनती है वो मैं लिख के दे रहा हूँ, आप बाद में बना लीजिएगा। देखें θ3 ऑफ S इधर ही था, ये टार्क ऑफ S इधर बटे में आ गया, और उधर पड़ा हुआ था अभी N2 N4 N1 N3 और ऐसे अंदर 1, ठीक है, ऐसे पड़ा हुआ था, यानी ये समझो मैंने उसको कॉमन ले लिया हुआ है। अब देखो इधर जो मतलब कि θ3 कॉमन लेने से हमारे पास बन रहा था वो उधर बटे में जाके डिवाइड हो गया 1 के, जो कि आता है S स्क्वायर J इक्विलेंस प्लस S D इक्विलेंस, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन हल होता है। ये इसने ऊपर आना था, लेकिन यार इसको ऐसे लिखें तो ज़्यादा ठीक लगता है, वो थोड़ा अजीब लगता है ऊपर लिखने से, ठीक है। तो ये आपका आंसर आता है, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो याद रखिएगा जिस तरफ मूव करना है वो वाली टर्न रेशियो ऊपर रखनी है, ठीक है। थीटा के केस में ऐसा होता है कि जिस तरफ मूव करते हैं उसके अपोजिट वाली टर्न रेशियो ऊपर रखते हैं, लेकिन आपने ना थीटा को जहन में रखना ही नहीं है, क्योंकि थीटा को कभी मूव करवाया ही नहीं जाता। ज़्यादातर केसेस में होता ही ऐसा, टार्क और प्लस अपनी मतलब कि ये क्या नाम है, इनर्शियाज और डैम्पर्स और स्प्रिंग्स को मूव करवाया जाता है। तो आपने ना थीटा का कंसेप्ट निकाल देना अपने जहन से, सिर्फ यही कंसेप्ट रखो कि जिस तरफ मूव करना है वो वाली टर्न रेशियो ऊपर रखनी है।